हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं एंड आशा एंड उम्मीद करता हूं कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। गाइज, एक और सीरीज़ हमारी चल रही है जिसका नाम है एडुटेरिया का 5000। एडुटेरिया का 5000 MCQ मैं कवर कर रहा हूँ। ये जीएस से रिलेटेड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छे सवाल हैं 5000। बहुत ही सुंदर सवाल हैं, इनको आप मिस नहीं कर सकते। बेयर मिनिमम ये 5000 क्वेश्चन आपको करना चाहिए मेरे हिसाब से। एंड डेफिनेटली जितने भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्ज़ाम है, एसएससी है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। वैसे एग्ज़ाम जहाँ पे जीएस आता है डेफिनेटली हेल्प करेगा। साइंस भी है, इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ है। तो प्रैक्टिस सेट 59 तक ऑलरेडी हमने कवर कर लिया। टोटल 100 प्रैक्टिस सेट है, 100 × 50 यानी कि 5000 क्वेश्चन। 60 जो है अब स्टार्ट करेंगे इस पार्टिकुलर वीडियो में, और इससे बियॉन्ड 60 एंड बियॉन्ड स्टार्ट करेंगे। तो बता दूं कि चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर दो, क्या जाता है आपका, कर दो, ठीक है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, ताकि अगर आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेते हो तो जो भी मैं लेटेस्ट वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा खटैक एकदम से, और खटैक से आप देख लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन के साथ। इस पर्टिकुलर सेट को स्टार्ट करते पहले क्वेश्चन के साथ। व्हाट इज़ द स्केल ऑफ मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन सॉल्यूशन। तो ये स्केल जो होता है, इस स्केल को कहते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है? 0 से लेकर 14 तक पीएच स्केल होता है, जिसमें 7 जो होता है न्यूट्रल होता है, 7th जो होता है न्यूट्रल होता है। और इधर जाओगे, अगर इस साइड जाओगे घटते हुए क्रम में 7 से नीचे जाओगे तो एसिडिटी बढ़ती है, एसिड फैक्टर बढ़ेगा। और इधर जाओगे तो बेसिक बढ़ता है, बेसिक बढ़ता है 14 की तरफ जाओगे। तो इसे पीएच स्केल कहते हैं, जो कि मेजर करता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, पीएच स्केल। ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज द जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी वर्क। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्रिंसिपल क्या है, कैसे जनरेशन उसका होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है इसमें। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, किसी चीज़ में एनर्जी आ जाना उसके पोजीशन की वजह से। होता क्या है कि रिवर आती है, उसको एक डैम ऊपर बना के होल्ड कर लेते हैं, और वहाँ से डैम से क्या करते हैं, पानी को नीचे गिराते हैं और नीचे टरबाइन लगा देते हैं। टरबाइन मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इसको बोलते हैं। तो ये तो होगा ही होगा। साथ में इसके और क्या होगा, एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल होगा। जैसे ही आप कंजर्वेशन प्रिंसिपल क्या है, मतलब आप मैकेनिकल पोटेंशियल एनर्जी को कन्वर्ट करोगे काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। तो कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी जो है इसमें काम करती है। तो आंसर होगा इसका 2, 1 एंड 2 दोनों होगा। सी इसका आंसर होगा, 1 एंड 2 बोथ, ठीक है। ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, ग्रेविटेशनल काइनेटिक एनर्जी, बर्नौली का थ्योरम भी इसमें काम नहीं करता है। अगला सवाल है, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ मीटर से जो कि मेजर करते हैं डिफरेंट चीज़ों को, वो आपको बताना है। पायरोमीटर हम जानते हैं, पहले पायरोमीटर हम हीलियोमीटर, तो हम जानते हैं कि पायरो हीलियोमीटर से हम सोलर रेडिएशन, मतलब जो बहुत हॉट रेडिएटेड चीज़ होती है उसको मेजर करते हैं। तो डी का हो जाएगा 1, डी का हो जाएगा 1। इसके अलावा ए का होगा 2, यानी कि ऑडियो मीटर से हम साउंड की इंटेंसिटी को, ऑडियो तो होता ही है साउंड से रिलेटेड, तो साउंड इंटेंसिटी को मेजर करते हैं। फोटोमीटर से लाइट को करते हैं, फोटोमीटर से लाइट इंटेंसिटी को। और पिक्नोमीटर से हम करते हैं स्पेशल ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स को। तो आंसर होगा इसका बी, बी इसका सही आंसर होगा। हाउ डज रेन फॉल्स, रेनफॉल कैसे होता है। रेनफॉल आप देखते हो ना, रेनिंग अगर सीजन में आप देखते हो तो कैसे रेन आपको कैसा लगता है। तो इसका सही आंसर होगा विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ रेनफॉल होता है, विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ रेनफॉल होता है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम P बराबर एम बी होता है, ठीक है, P बराबर एम बी। मास और वेलोसिटी दोनों मिल जाए, इसका गुणनफल देखोगे तो वो हो जाता है, क्या हो जाता है, मोमेंटम, मोमेंटम हो जाता है। तो मास में क्या होता है, किलोग्राम होता है। यूनिट पूछा है मोमेंटम का, तो मास में केजी होता है। वेलोसिटी में क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड आंसर होगा, आंसर होगा पांचवा का सी।
What replaces an electrolytic cell? What replaces an electrolytic cell? तो सिक्स्थ का राइट आंसर होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है, केमिकल सेल भी बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कुछ इस तरीके से होती है ना बैटरी, उस सेल में क्या होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल है ये, केमिकल सेल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे उल्टा होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज कंबशन? कंबशन यानी कि जलना, कंबशन यानी कि जलना। तो इसमें क्या होता है, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन रिड्यूस होता है, रिड्यूस होता है ऑक्सीजन। बिना ऑक्सीजन के कंबशन नहीं होता है। एक होता है ट्रायंगल ऑफ फायर। ट्रायंगल ऑफ फायर समझ लोगे तो समझ में आ जाएगी बात। देखो, आग लगने के लिए ना तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है। एक तो चाहिए फ्यूल, फ्यूल चाहे कुछ भी हो, लकड़ी हो, पेट्रोल हो, ऑयल हो, कुछ भी हो, फ्यूल होना चाहिए। दूसरा होना चाहिए क्या? दूसरा होना चाहिए हीट, हीट होना चाहिए। हीट नहीं मिलेगा तो आग नहीं लगेगी। तीसरी चीज़ होनी चाहिए ऑक्सीजन। इसे कहते हैं हम ट्रायंगल, फायर ट्रायंगल बोलते हैं ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये फायर ट्रायंगल है। इसमें से एक फायर लगी है, एक भी चीज़ रिमूव कर दोगे तो आग बुझ जाएगी। चाहे आप फ्यूल सब्सटेंस को ही खींच लो, हीट उसका कम कर दो, पानी डाल दो उस पर, कुछ भी कर दो, हीट कम हो जाएगा तब भी आग बुझ जाएगी। या देखते हो ना ऑक्सीजन कैसे कट ऑफ करते हैं, कहीं आग लगती है, किसी बंदे के शरीर में ही आग लग जाती है तो उसको कंबल क्यों उड़ा देते हैं? ऑक्सीजन ना मिले उसे, ऑक्सीजन ना मिले। तो ऑक्सीजन का भी रिमूवल जो है ख़त्म कर सकता है आग को। तो बेसिकली यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो कंबशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन होता है, ऑक्सीजन यूज होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। तो सेवेंथ का सही आंसर क्या होगा? इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है, केमिकल रिएक्शन भी होता है और एक्सोथर्मिक रिएक्शन, तीनों होता है एक्चुअली। तो आंसर होगा सी, ठीक है, तीनों होता है इसमें। रिडक्शन रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, बाकी तीनों होती हैं। अगला देखते हैं, 8वां नंबर। हाउ मेनी आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर? ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, 3 आइसोटोप होते हैं। ड्यूटेरियम होता है, ट्राइटियम होता है और एक और आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो 8th का करेक्ट आंसर होगा 3, टोटल 3 होते हैं। विच डज नॉट डिकम्पोज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन? रेस्पायरेशन में क्या डिकम्पोज नहीं होता है? फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और विटामिन में से। तो करेक्ट आंसर होगा 9th का 4 ओनली, यानी कि विटामिन जो है रेस्पायरेशन में डिकम्पोज नहीं होते हैं। आंसर होगा 4 ओनली। व्हाट इज़ फाउंड इन न्यूक्लियस? न्यूक्लियस में क्या क्या होता है? न्यूक्लियस में बेसिकली होती हैं प्रोटीन, इसमें होता है आरएनए और डीएनए। कार्बोहाइड्रेट इसमें नहीं होता है, नहीं होता है। तो आंसर होगा सी। व्हाट इज़ हीमोग्लोबिन? हीमोग्लोबिन क्या है? हीमोग्लोबिन बेसिकली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल मेंटेन होता है, बिकॉज इसकी एफिनिटी बनती है, इसका चिपक जाता है ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ। तो ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन होता है। अगला सवाल, विच इज़ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस? करेक्ट सीक्वेंस पूछा है, करेक्ट आंसर होगा इसका, सबसे पहले आएगा डीएनए, फिर आरएनए, फिर एमिनो एसिड, फिर प्रोटीन। आंसर होगा बी। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिडाइवल इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज? ठीक है, साइज मतलब एरिया के साइज के हिसाब से बोला, असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। परगना, सरकार, सूबा, सरकार, परगना, सूबा, इन तीनों को ही अरेंज करना है। तो सबसे बड़ा इसमें क्या होता है? सबसे छोटा परगना होता है। जैसे नेपाल, आप वेस्ट बंगाल का एक कभी भी डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थ परगना, नॉर्थ 24 परगना ऐसे करके बोलते हैं ना, वो एक डिस्ट्रिक्ट है। फिर आता है सरकार, फिर आता है सूबा। तो आंसर होगा मिडाइवल के हिसाब से सबसे छोटा परगना था, फिर आता था सरकार, फिर आता था सूबा। विच इंक्रिप्शन ऑफ अशोक डिस्क्राइब्स द कॉन्क्वेस्ट ऑफ कलिंगा? तो ये रॉक 13 है। रॉक 13 जो है बहुत फेमस रॉक है ये। इसमें अशोका का कलिंग वार के बारे में, और सबसे बड़ा भी है ये, सबसे मतलब ज़्यादा कंटेंट इसमें इंस्क्राइब किया गया है। आंसर होगा रॉक 13, उड़ीसा में है ये, मेजर रॉक है। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अगेन मैच करना है। लिस्ट 1 में एक तरफ देखिए डायनेस्टीज़ हैं, प्रतिहारा डायनेस्टी, चोला डायनेस्टी, परमार, सोलंकी, और उनकी लिस्ट 2 में कैपिटल्स हैं।
तो चोलों की कैपिटल कहाँ हुआ करती थी? तंजौर हुआ करती थी। चोलों की कैपिटल तो सभी जानते हैं कि तंजौर हुआ करती थी, ठीक है। इसके अलावा प्रतिहारों की कैपिटल कन्नौज हुआ करती थी। परमारों की कैपिटल होती थी धारा में, और सोलंकी की अनिहलवाद में। तो करेक्ट मैच होगा डी, डी इसका सही मैच होगा। द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाई अरब्स मेंशनड इन वेयर? द कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध बाई अरब्स मेंशनड इन, तो इसका सही आंसर होगा चचनामा। चचनामा जो है इसमें सिंध पे अरब का जो कॉन्क्वेस्ट है उसमें मेंशन किया गया चचनामा में, आंसर होगा सी। बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है उस समय के हिस्ट्री को जानने के लिए, मिडाइवल के। मोहम्मद बिन कासिम का अटैक, ये सब चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। चचनामा। हु वॉज द कंपाइलर ऑफ इम्पेरियल गजेटियर? हु वॉज द कंपाइलर ऑफ इम्पेरियल गजेटियर? 17th का राइट आंसर होगा विलियम विल्सन हंटर। विलियम विल्सन हंटर इज़ द राइट आंसर। जहांगीर महल, जहांगीर महल इज़ लोकेटेड एट व्हाट वेयर? जहांगीर का जो महल है ये लोकेटेड है आगरा में। आगरा इज़ द राइट आंसर, जहांगीर आगरा। विच मुगल रूलर हैड बैंड द यूज ऑफ टोबैको? खैनी खोर होगा ये खैनी को बंद किया था किसने? इसने बंद किया था जहांगीर ने। कई लोगों को अच्छा नहीं लगता ना खैनी खाने वाले लोग, बट खैनी खाने वाले लोगों का अलग ही लेवल होता है। अमीर से अमीर आदमी, गरीब से गरीब आदमी से खैनी खा सकता है। तो इससे एक चीज़ पता चलता है कि ये सोशल जो एविल्स है उसको ख़त्म करता है। हालांकि गंदी चीज़ है, खैनी खाने से कैंसर होता है, तमाम चीज़ें हैं। बट मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक बंदे को देखा, काफ़ी अमीर था, वो सड़क चल रहा था ऐसे ही, और उसको खैनी की तलब लगी होगी, एक रिक्शे वाला खैनी खा रहा था, तो उसने तुरंत उसको मांग दिया, भैया थोड़ा देना। खैनी खाने वाले का जो है लेवल जो है वो मतलब एक ग्रुप ही होता है, वो खैनीखोर होते हैं, वो ऊंची नीची ये सब नहीं देखते हैं खैर, इन द रूल ऑफ शिवाजी द पोस्ट सुमंत वाज रिलेटेड टू? करेक्ट आंसर होगा इसका बी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। सुमंत एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर। हु अमंग द फॉलोइंग इज कॉल्ड इंस्टिगेटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म? सही आंसर होगा 21 का बी, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन को माना जाता है इंस्टिगेटर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। द एडिटर ऑफ इंडियन सोशल रिफॉर्मर लेटर वाज? करेक्ट आंसर होगा 22 का डी, केन नटराजन। केन नटराजन इज द राइट आंसर। विच वायसराय एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सबॉर्डिनेट अलायंस टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट? तो ये वेल्लेस्ली की नीति थी, लॉर्ड हेस्टिंग की नीति थी, जिसमें सुपरमेशी बोला था इसने कि हम ही सुप्रीम है, ब्रिटिश पावर सुप्रीम है, बाकी सब सबऑर्डिनेट है। सो विच वायसराय अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट अलायंस टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट्स? तो ये लॉर्ड हेस्टिंग ने बोला था, लॉर्ड हेस्टिंग। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द इंडियन रिपब्लिकन आर्मी? इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, तो करेक्ट आंसर होगा इसका, करेक्ट आंसर होगा 24 का डी, मास्टर सूर्यसेन। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, मास्टर सूर्यसेन, ठीक है। और चिटागोंग आर्मी पे अटैक। हु अमंग द फॉलोइंग वाज वायसराय ऑफ इंडिया व्हेन रोलेट एक्ट वाज पास्ड? तो रोलेट एक्ट जब पास हुआ था तो उस समय वायसराय था कौन? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड वाला चेम्सफोर्ड, ठीक है, 1919 के रिफॉर्म वाला चेम्सफोर्ड, ठीक है, ये वायसराय था। मॉन्टेग्यू उस समय क्या था? सेक्रेटरी था, और ये वायसराय था। अरुंदले कमिटी, अरुंदले कमिटी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? अरुंदले, अरुंदले कमिटी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? करेक्ट आंसर होगा 26 का सी, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इसका सही आंसर होगा। इन द ईयर 1946 द सेलर्स ऑफ रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्टेड? कहाँ पे ये इन्होंने रिवोल्ट किया था? कहाँ पे? बॉम्बे में किया था, बॉम्बे में, बॉम्बे, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश द सेवा सदन? सेवा सदन इस्टेब्लिश करने वाले थे बहराम जी एम मलबारी, बहराम जी एम मलबारी। वेयर डिड नायका द, वेयर डिड नायका द रिवेलियन टुक प्लेस? 29 का करेक्ट आंसर होगा ए, गुजरात में हुआ था ये, गुजरात। अगला सवाल देखते हैं। Among parallel governments established during the Quit India movement, the longest lasting government was?
तो 30th का करेक्ट आंसर होगा सतारा गवर्नमेंट। सतारा गवर्नमेंट इज द राइट आंसर। व्हेन वाज द सेडिशन असेंबली एक्ट पास्ड? व्हेन वाज द सेडिशन असेंबली एक्ट पास्ड? 31st का करेक्ट आंसर विल बी 1911 में पास हुआ था। 1911 में सेडिशन असेंबली एक्ट। After 20 years of unsuccessful struggle to remove concession and sorrows, they have got stones instead of bread. This statement with the reference to liberals was given by? ये लिबरल्स के रिलेटेड ये दिया गया था स्टेटमेंट, किसके द्वारा? लाला लाजपत राय के। लाला लाजपत राय लिबरल्स के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा रहते थे क्योंकि ये गर्म नेता थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और पाल कौन थे? ठीक है, पाल थे बिपिन चंद्र पाल। तो ये तीन लोग गरम दल के नेता थे। इनको मॉडरेट अप्रोच पसंद नहीं था कि आप जाओ लेजिस्लेचर में बैठो एंड ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बोलो। दे वर गरम नेता, दे वर सो हॉट दैट ये चाहते थे कि अंग्रेज़ों को उखाड़ फेंको। वाई टू वेट फॉर मॉडरेट अप्रोचेस? दे वांटेड टू कि जल्दी से जल्दी इनको उखाड़ फेंको, कुछ भी करना पड़े। सो ये स्टेटमेंट लाला लाजपत राय ने दिया था। एट विच सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज द नेशनल प्लानिंग कमिटी इस्टेब्लिश्ड? एट विच सेशन ऑफ कांग्रेस वॉज द नेशनल प्लानिंग कमिटी इस्टेब्लिश्ड? करेक्ट आंसर होगा 33 का सी, हरिपुरा सेशन 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई गई थी। और इसमें प्रेसिडेंट थे वही अपने सुभाष चंद्र बोस साहब। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग रिवोल्ट ऑफ 1857? तो पहला है मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स पार्टिसिपेटेड इन इट। तो क्वेश्चन तो दे रखा है मोस्ट ऑफ द एजुकेटेड इंडियंस डिड नॉट सपोर्ट इट। ये तो सही बात है, इन्होंने नहीं किया था सपोर्ट, ये तो सही है। द जमींदार्स ऑफ बंगाल रिमेन्ड लॉयल टू ब्रिटिश रूल। इट कुड नॉट अफेक्ट होल ऑफ इंडिया, ये भी सही है। तो ये सही है, ये सही है। मोस्ट ऑफ द इंडियन रूलर्स पार्टिसिपेटेड इन इट, ये रॉन्ग है। सभी ने मोस्ट ऑफ द नहीं किया था, कुछ लोगों ने ही पार्टिसिपेशन किया था। स्पेशली जैसे कि जो इंडियन रूलर्स की कह लें, ज़मींदारों की कह लें, तो बिहार में तो एक ज़मींदार थे बाबू वीर कुंवर सिंह, उन्होंने तो पार्टिसिपेट किया था और वो लॉयल नहीं थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली पूरा क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें ऑप्शंस इसमें नहीं दिया गया है, तो डिस्प्यूटेड क्वेश्चन को क्यों देखना है। आगे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट रिलेटेड टू इंडिविजुअल सत्याग्रह इन बिहार? तो करेक्ट आंसर होगा 35 का सी, गौरी शंकर सिंह इज़ द राइट आंसर। इंडिविजुअल सत्याग्रह बिहार में श्री कृष्ण सिंह ने स्टार्ट ही किया था, पहले थे वो सत्याग्रही। अनुग्रह नारायण भी थे, श्याम नारायण सिंह भी थे, बट नहीं थे, वो थे गौरी शंकर सिंह। Whom did Rajendra Prasad nominate as his successor after being arrested during the civil disobedience movement? इनको अरेस्ट कर लिया गया था राजेंद्र प्रसाद को। इनफैक्ट क्विट इंडिया जब स्टार्ट हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, तो बिहार में नेतृत्व तो यही दे रहे थे और इनको अब अरेस्ट कर लिया गया, तो कोई ना कोई तो करना चाहिए होगा उस समय। तो दीप नारायण सिंह को इन्होंने अपना कार्यभार सौंपा था, दीप नारायण सिंह। Which one of the following statements regarding the impeachment of President of India is not correct? Not correct पूछा है। impeachment से related कौन सा सही नहीं है? तो the impeachment motion can be brought only on the violation of the constitution, ये सही है, इनफैक्ट बिल्कुल सही है। constitution has not defined transgression, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। it is necessary to give written notice to president 1 month before passing the impeachment motion, this is also true, ये देना पड़ता है। क्या सही नहीं होगा फिर? डी सही नहीं होगा। नॉमिनेटेड मेंबर डू नॉट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, ये गलत है। नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं इम्पीचमेंट में, लेकिन इनके जब इनका अपॉइंटमेंट होता है तब उसमें ये पार्टिसिपेट, जो कॉलेजियम बनता है, इलेक्शन होता है, तो उसमें ये मेंबर नहीं होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड 39 का देखते हैं, कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। कौन सी चीज़ें हमने कहाँ से ली है कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यहाँ पे दिया गया है। कौन सा मैच नहीं है पूछा है 39 का। तो पहला तो है प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ये हमने लिया है यूएसए से, यूके से नहीं लिया है, तो पहला तो गलत है, हो गया। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाई कैमरलिज्म हमने
बाइकैमलिज्म हमने यूके से लिया है ना कि यूएस से, तो ये भी गलत हो गया। कॉन्करेंट लिस्ट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, तो 1 और 3 गलत है, बाकी सब सही है। 1 और 3 गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये निकल के आया था केशवानंदा भारती केस 1973 में, जहाँ पे बोला गया कि कुछ चीज़ें इतनी बेसिक हैं कॉन्स्टिट्यूशन की जिसे छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता है, जैसे फंडामेंटल राइट हो गया, सेकुलरिज्म हो गया, हाँ, लिबर्टी हो गई, ये सब चीज़ें नहीं छेड़ी जा सकती हैं। बाकी कुछ चीज़ें छेड़ी जा सकती हैं जिसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें पूछ रहा है कि क्या नहीं है, जुडिशियल सुपरमेसी, फेडरलिज्म, फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस। जुडिशियल सुपरमेसी जो है ना, ये कोई बेसिक फैक्टर नहीं है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। जुडिशरी की सुपरमेसी ऐसा नहीं है कि मतलब बाकी ऑर्गन के ऊपर है, ये सुप्रीम ऐसा नहीं है। इसका काम है, कुछ डेफिनेटली काम है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि लेजिस्लेचर और एक्सिक्यूटिव के ऊपर है ये, ऐसा नहीं है। तो जुडिशियल सुपरमेसी इसमें गलत है, बाकी सब सही है। फेडरलिज्म बेसिक फीचर है, बिल्कुल फेडरल स्टेट है हम लोग, ठीक है, हमारे पास सेंटर भी है, हमारे पास स्टेट्स भी हैं। फ्रीडम एंड डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल तो बेसिक चीज़ है, ये तो होना ही चाहिए। इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस, आपको जस्टिस मिलना ही चाहिए, इफेक्टिव एक्सेस होना ही चाहिए। तो ए इसका सही आंसर होगा, ए, जो कि नहीं है बेसिक फीचर। हुज सैलरी एंड अलाउंसेस आर इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर होगा हुज सैलरी एंड अलाउंसेस आर इंक्लूडेड इन द एक्सपेंडिचर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। देखिए क्या क्या है इसमें, अटॉर्नी जनरल, प्राइम मिनिस्टर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, जज ऑफ द हाई कोर्ट। तो 40 का सही आंसर होगा डी, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। द रिव्यू पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज डिस्क्राइब्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल। सही आंसर होगा इसका आर्टिकल 137। रिव्यू पावर मतलब कि जुडिशरी ना सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है चीज़ों को, खुद ही वर्डिक्ट दे दिया है उस पर भी रिव्यू कर सकती है। तो रिव्यू पावर इसका मिलता है आर्टिकल 137 में। ड्यूरिंग द लोकसभा इलेक्शंस द कैंपेनिंग एंड्स इन। तो लोकसभा का इलेक्शन होता है तो कैंपेन चलता रहता है, लेकिन ख़त्म कर दिया जाता है इसे कब? ये ख़त्म किया जाता है 48 घंटे बिफोर द एंड ऑफ द पोल। 48 घंटे बिफोर द एंड ऑफ द पोल इसको ख़त्म कर दिया जाता है कैंपेनिंग को, उसके बाद नहीं होता है, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस इज मेंशन्ड। तो करेक्ट आंसर होगा 43 का डी, आर्टिकल 338B। आर्टिकल 338B। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी इन्वॉल्व इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI बोलते हैं। करेक्ट आंसर होगा 44 का डी, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। करेक्ट आंसर होगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ FDI। FDI क्या होता है? फॉरेन कंपनियां जो हैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करती हैं, FDI डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं, कंपनी खरीद लेगी, है ना। सो ए सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी इन इंडिया विल बी डेफिनेटली FDI। and majority equity investment in Indian company by a foreigner, this will also be a part of FDI. A company funded in India by foreign company will also be part of FDI, but portfolio investment is different thing. stock market वगैरह में होता है portfolio investment, that is of purely for the purpose of what? प्रॉफिट गेन। हो गया प्रॉफिट निकल जाएंगे, नहीं होगा बने रहेंगे, घाटा हो रहा है तब भी भाग जाते हैं। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ FDI। व्हाट इज मीन्ड बाय कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी? कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी इकोनॉमी का सवाल है, तो इसका मतलब होता है परमिशन टू कन्वर्ट रूपी इनटू अदर करेंसी, दैट इज कन्वर्टिबिलिटी। जैसे रुपया को आप कन्वर्ट करके डॉलर में कर दिए, यूरो में कर दिए, दैट इज कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी। इन विच स्टेट इज कुंडनकुलम प्रोजेक्ट लोकेटेड? करेक्ट आंसर होगा 46 का, ये तमिलनाडु में लोकेटेड है। कुंडनकुलम प्रोजेक्ट तमिलनाडु। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी इज कंसर्न्ड विद द चेंज इन कॉन्सेप्ट ऑफ मनी सप्लाई? करेक्ट आंसर होगा 47 का सी, YV रेड्डी कमिटी। YV रेड्डी कमिटी। पेरियार सेंचुरी इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पेरियार में क्या है? पेरियार है तो वैसे ये केरल में, और यहाँ पे टाइगर्स के लिए फेमस है, टाइगर्स के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैज़ द हाईएस्ट पोटेंशियल इन इंडिया?
हाईएस्ट पोटेंशियल मतलब सबसे ज़्यादा ये एनर्जी वो कर सकता है, जनरेट कर सकता है। क्या वो सोलर है, बायोमास है, स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वेस्ट पावर है? तो 49 का करेक्ट आंसर होगा सोलर पावर का जो है हमारे पास पोटेंशियल ज़्यादा है, क्योंकि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से गुजरती है लाइन हमारी, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में हमारा बहुत सारा पार्ट पड़ता है, तो सोलर पावर हमारे यहाँ ज़्यादा जनरेट हो सकता है। करेक्ट आंसर होगा ए। व्हाट इज मीन्ड बाई एनर्जी क्राइसिस? एनर्जी क्राइसिस का मतलब होता है थ्रेट ऑफ रनिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोल, क्योंकि हमारा आज की डेट में ना एनर्जी बेस जो है मेनली फॉसिल फ्यूल से है, कोल से, पेट्रोल से है। अभी हमारा रिन्यूएबल एनर्जी का इतना कैपेसिटी नहीं है कि हम उस पर सीधा स्विच कर जाएं। सो थ्रेट ऑफ रनिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम विल बी कॉल्ड एज ए एनर्जी क्राइसिस। अब देखते हैं कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर में। द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉल्ड द की टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाई, ये बोला है के.एम. मुंशी ने। कई सारे लोगों ने कई सारी बातें कही हैं, कुछ किसी ने कहा है कि प्रीएम्बल जो है वो आई कार्ड है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऐसे करके। तो के.एम. मुंशी साहब ने प्रीएम्बल के बारे में क्या कहा है? द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज कॉल्ड द की टू कॉन्स्टिट्यूशन। की टू कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की चाबी है ये। विच केस डिड नॉट कंसिडर द प्रीएम्बल टू बी पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? आंसर है इसका बेरूबेरी केस, बेरूबेरी केस। फिर केशवानंदा भारती केस 1973 में हुआ। विच केस कंसिडर द प्रीएम्बल एज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? तो केशवानंदा भारती केस जो है इसमें बोल दिया गया कि ये पार्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। प्रीएम्बल में एक अमेंडमेंट मात्र हुआ है 1976 में, 42वां अमेंडमेंट हुआ है, और इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को जोड़ दिया गया था। इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी को जोड़ दिया गया था। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस एंड फ्रीडम हैव बीन मेंशन्ड इन प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? तो 3 तरीके की जस्टिस और 5 तरीके की फ्रीडम जो है मेंशन किए गए हैं। 3 तरीके की जस्टिस क्या है? इकोनॉमिकल जस्टिस, फिर पॉलिटिकल और सोशल जस्टिस, ठीक है, और 5 तरीके के फ्रीडम। 5 तरीके के फ्रीडम आर्टिकल 19 में भी देखना, 5 तरीके के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ तमाम चीज़ें हैं, ठीक है, मूवमेंट है। अब देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 61 पहले क्वेश्चन के साथ। 61 सेट का पहला क्वेश्चन मैच करने वाला है। मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ नदियां हैं और दूसरी तरफ वो कौन से रीजन में बहती हैं वो आपको बताना है। तो हिंदन नदी, अच्छा ये साइट्स जो हैं ये वो वाली साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है, हड़प्पन साइट्स हैं। तो कौन सी साइट किस नदी के ऊपर बसी हुई है ये बताना है। तो हम जानते हैं कि एक आलमगीरपुर है जो कि हिंदन नदी में है, जो कि यूपी में है। सिंधु नदी पे बसा हुआ है, क्या सिंधु नदी पे है। घग्गर पे तो कालीबंगा हो गया, घग्गर पे कालीबंगा। फिर लोथल और मोहनजोदाड़ो बचता है। लोथल भोगवा नदी पे होगा और सिंधु नदी पे होगा मोहनजोदाड़ो। तो करेक्ट मैच होगा 1 का सी होगा, 1 का सी, ठीक है, 2 का डी, 3 का बी और 4 का ए। करेक्ट मैच होगा सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हु रोट द बुक लाइट ऑफ एशिया बेस्ड ऑन द गौतम बुद्धा? तो लाइट ऑफ एशिया जो बुक है ये लिखा है एडविन आर्नोल्ड ने, और ये सवाल पूछा जाता है हु इज़ कॉल्ड लाइट ऑफ एशिया? तो लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्धा को कहते हैं। ये सब सवाल है। लिस्ट 1 को अगेन लिस्ट 2 से मैच करना है। एक तरफ है साइट्स, खजुराहो, एलोरा, ये सब गुफाएं हैं, दिलवारा के टेम्पल, दशावतार, किससे रिलेटेड है बताना है। तो दिलवारा हम जानते हैं कि जैनों से रिलेटेड है, बट कौन से राजाओं ने बनवाया था। एलोरा की गुफाएं ये राष्ट्रकूट डायनेस्टी से होगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। खजुराहो, दिलवारा और दशावतार। तो दशावतार टेम्पल जो है ये गुप्तों ने बनवाया था, तो 2 तो मैच कर लिया हमने। दिलवारा, सोलंकी और चंदेल, खजुराहो। तो 3 का सही मैच होगा। 1 का होगा बी, खजुराहो जो है चंदेलों से रिलेटेड है। 2 का होगा सी, एलोरा राष्ट्रकूटों से संबंधित है। 3 का होगा डी, यानी कि सोलंकी से रिलेटेड है दिलवारा। और 4 का होगा गुप्त किंग। आंसर होगा 3 का ए, 3 का ए सही आंसर होगा। विच टॉम्ब इज़ नोन एज सेकेंड ताजमहल? विच टॉम्ब इज़ नोन एज सेकेंड ताजमहल? सही आंसर होगा इसका टॉम्ब ऑफ रबिया उद दौरानी।
टॉम ऑफ राबिया उद दौरानी जो है ये सेकंड ताजमहल इसको कहा जाता है, सेकंड ताजमहल। इन द मुगल पीरियड द पोस्ट ऑफ दरोगा वाज ऑफ, इन द मुगल पीरियड द पोस्ट ऑफ दरोगा वाज ऑफ, आंसर होगा मिंट ऑफिसर, आंसर होगा मिंट ऑफिसर, दरोगा को मिंट ऑफिसर बोलते थे। विच मुगल रूलर इज़ नोन एज शाहे बेखबर, विच मुगल रूलर इज़ नोन एज शाहे बेखबर, आंसर होगा बहादुर शाह को शाहे बेखबर बोला जाता है, शाहे बेखबर बहादुर शाह को बोला जाता है, आंसर होगा डी, क्योंकि इसको मतलब ही नहीं था इतना कोई, शाहे बेखबर बोला गया। Who among the following compared the administration of Lord Curzon with the administration of औरंगजेब? सही आंसर होगा सातवां का आंसर होगा बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने ऐसा कंपेयर किया था। आठवां क्वेश्चन है हारतोग कमिटी वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? तो हारतोग कमिटी जो है रिलेटेड थी एजुकेशन से रिलेटेड थी, हारतोग कमिटी एजुकेशन से रिलेटेड थी। भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त ने बॉम्ब मारा था, फेंका था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में, किस लिए फेंका था? क्योंकि वहाँ पे पब्लिक सेफ्टी बिल पास हो रही थी, ट्रेड डिस्प्यूट बिल पास हो रही थी, तो वो ट्रेड बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ये थोड़ा ड्रैकोनियन बिल पास हो रहे थे, तो इनको क्या करना था कि भैया ये सोशलिस्ट भी थे भगत सिंह वगैरह, तो चाहते थे कि किसी को मारे नहीं, जस्ट दूर इधर उधर फेंक दें बम, बट सचेत कर दें कि भैया आप गलत कर रहे हो। तो ये बॉम्ब फेंका था इन्होंने, और ये पूछ रहा है कि किस डेट को फेंका था, तो ये डेट जो है ये है 8 अप्रैल 1929 को फेंका था। ड्यूरिंग विच वायसराय वाज द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश्ड? तो ये जो है पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो इस्टेब्लिश हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के समय बहुत सारी चीज़ें हुई, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बना, रेलवे लाइन बिछी, टेलीग्राफ लाइन बिछा, तो ये सब चीज़ें हुई हैं। वंदे मातरम वाज sung for the first time in the annual session of Congress held at Calcutta in 1896. Who presided over the session? तो 1896 वाले सेशन को प्रिसाइड किया था किसने? रहमतुल्ला सयानी ने इसको प्रिसाइड किया था। अगला सवाल, व्हेन वाज द मद्रास टीनेंसी एक्ट केम इनटू फोर्स? आंसर होगा 12वां का मद्रास टीनेंसी एक्ट जो है 1898 में इन फोर्स हुआ था, आंसर होगा डी। गांधी में डाई बट गांधीज्म विल लिव फॉर एवर, इन विच कांग्रेस सेशन डिड महात्मा गांधी मेक द अबव स्टेटमेंट? तो ये बोला था इन्होंने कराची सेशन में 1931 में। हु टर्म्ड क्रिप्स प्रपोजल एज पोस्ट डेटेड चेक? तो ये बोला था किसने? ये महात्मा गांधी ने बोला था कि क्रिप्स प्रपोजल जो है पोस्ट डेटेड चेक है, एक क्रम्बलिंग और या फिर बैंकरप्ट बैंक का महात्मा गांधी ने बोला था। क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स इसके हेड थे, फेल हो गया था, इसके बाद ही जो है क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यूज़पेपर द इंडियन नेशन? तो 15 का सही आंसर होगा सी, महाराजा कामेश्वर सिंह। हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द न्यूज़पेपर द इंडियन नेशन? आंसर होगा महाराजा कामेश्वर सिंह। अगला सवाल है, ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट of 1942 the commander of Dhruv Dal established to oppose the British Raj was? तो करेक्ट आंसर होगा 16 का आंसर होगा बी, जयप्रकाश नारायण। क्विट इंडिया मूवमेंट के समय में इन्होंने कमांडर बन गए थे, ध्रुव दल के इस्टेब्लिश किया था कि ब्रिटिश राज को अपोज किया जाए, जयप्रकाश नारायण ने। हु फाउंडेड द नौजवान भारत सभा? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है, ये रिलेटेड है भगत सिंह से। भगत सिंह एक सोशलिस्ट बन गए थे उस समय, सोशलिज्म को सपोर्ट करते थे, और इन्होंने नौजवान भारत सभा बनाई थी, आंसर होगा बी, भगत सिंह। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ सुधारक? अब ये पेज थोड़ा सा ब्लर है, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा ब्लर है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ सुधारक के एडिटर थे, आंसर होगा डी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक। Which article of Indian Constitution empowers the state to make special provisions for promoting the welfare of women and children? तो ये DPSP का एक आर्टिकल है, DPSP बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP बोलते हैं। तो ये आर्टिकल जो है आर्टिकल 15। DPSP का नहीं होगा ना फिर तो, 19 का सी आंसर है, तो ये तो फंडामेंटल राइट में आएगा बिल्कुल। When was the first backward class commission constituted? तो ये कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, आंसर होगा इसका बी, 1953 में।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स द क्वालिफिकेशन फॉर री इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट आर मेंशन्ड। तो करेक्ट आंसर होगा 21 का सी, आर्टिकल 57। द कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है बेसिकली कस्टोडियन के तौर पे, ये देखती है कि कोई अगर लॉ बन रहा है, लेजिस्लेचर पास कर रहा है, एक्सिक्यूटिव उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो वो लॉ इनकंसिस्टेंट विथ कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन तो नहीं किया जा रहा है, तो जुडिशियल रिव्यू करती है और अगर गलत है तो एक्ट को ख़त्म कर देती है, डिसीजन देती है। तो कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसको बोला जाता है, रख रखाव यही करती है। Who was the Shahi Darbar organized? Sorry, when was the Shahi Darbar organized in Delhi for a separate बिहार? तो बिहार सेपरेट हो गया था 22 मार्च 1912 को, और ये शाही दरबार लगी थी, शाही दरबार ये लगी थी 12 दिसंबर 1911 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, थोड़ा स्टार मार्क टाइप का है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग वार इज़ नॉट रिलेटेड टू शेर शाह सूरी? तो बैटल ऑफ चौसा तो लड़ा ही था, ये बैटल ऑफ बिलग्राम भी लड़ा था दोनों हुमायूं के साथ, बैटल ऑफ सुरजागढ़ भी हुआ था, बैटल ऑफ समूगरीन क्या है, ये नहीं हुआ था, सामूगढ़, ये जो है इनसे रिलेटेड नहीं है, आंसर होगा डी। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी फॉर्म्ड इन 1934? तो इसके प्रेसिडेंट नन अदर देन कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव थे, और इसके सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। प्रेसिडेंट थे कौन? आचार्य नरेंद्र देव, और इसके सेक्रेटरी थे जयप्रकाश नारायण। 25 का सही आंसर होगा डी। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट गेव द लॉ ऑफ इनर्सिया? लॉ ऑफ इनर्सिया का जो है ये दिया था किसने? गैलीलियो ने। फर्स्ट गेव द लॉ ऑफ इनर्सिया, आंसर होगा गैलीलियो। न्यूटन लोग मार देते हैं, लेकिन न्यूटन के ने 3 लॉ दिए थे, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, बट गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम दिया था लॉ ऑफ इनर्सिया। व्हेन डज ए रियल गैस ओबे द इक्वेशन PV इक्वल टू nRT मोर एक्यूरेटली? करेक्ट आंसर होगा इसका 27 का करेक्ट आंसर होगा सी, लो प्रेशर और हाई टेम्परेचर में। व्हाट इज़ द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन यूरिन? ह्यूमन यूरिन का pH वैल्यू होता है कितना? ये होता है, ह्यूमन यूरिन का होता है 4.5 से लेकर 8 तक, मतलब एसिडिक भी होता है थोड़ा सा, बेसिक भी होता है। विच वैक्सीन इज़ नॉट गिवन एट टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ चिल्ड्रन? तो BCG तो देते ही हैं, OPV भी देते हैं, MMR हेपेटाइटिस B में बताना है। तो बेसिकली आपका बच्चा हुआ होगा तो MMR नहीं दिया जाता है, हेपेटाइटिस B दे दिया जाता है, BCG का टीका दे दिया जाता है, OPV भी दे, OPV क्या होता है? ओरली पिला दिया जाता है, पोलियो वैक्सीनेशन, ठीक है। डी नहीं होता है, MMR नहीं दिया जाता है। व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन इनहेल्ड एयर एंड एक्सहेल्ड एयर? 30th का करेक्ट आंसर होगा 21% आप इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो तो 16.4% ही एक्सहेल करते हो, कुछ जो है बॉडी में ही रह जाता है, कंज्यूम हो जाता है। अगला सवाल, थोड़ा सा इसको छोड़ देते हैं, क्लियर दिखेगा ही नहीं तो क्या फ़ायदा है, जहाँ से क्लियर होगा वहीं से देखते हैं, सीधा चलते 41 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स डज नॉट फ्लो इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में फ्लो नहीं करती है, आंसर होगा 41 का सी, ऑरेंज रिवर। ऑरेंज रिवर। ONGC हैज़ डिस्कवर्ड इंडियाज़ फर्स्ट सेल गैस रिजर्व इन विच स्टेट? करेक्ट आंसर होगा 42 का सी, वेस्ट बंगाल। गोकोक फॉल्स, गोकोक फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? तो गोकोक फॉल्स जो है ये घाट प्रभा रिवर पे सिचुएटेड है। विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन स्कैंडिनेवियन कंट्री? तो स्कैंडिनेवियन में नॉर्वे आता है, स्वीडन आता है, फिनलैंड आता है, फ्रांस नहीं आता है। फ्रांस एक स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला का पार्ट भी नहीं है। न्यू कैसल पोर्ट, द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोल एक्सपोर्ट पोर्ट, इज लोकेटेड इन विच कंट्री? तो ये बेसिकली लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में, न्यू कैसल पोर्ट। व्हेन वाज द क्रेडिट कार्ड स्कीम स्टार्टेड टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट टू फार्मर्स? तो आंसर होगा किसान क्रेडिट कार्ड की बात की जा रही है, 46 का सही आंसर होगा बी, 1998-99 में। व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्बिशियस मुद्रा योजना? तो मुद्रा योजना जो है एक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए है, किसके? वुमेन्स के लिए, आंसर होगा बी, 47 का सही आंसर होगा। प्रोवाइडिंग कैपिटल टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बेसिकली डी इसका सही आंसर होगा, जिसमें शिशु है, युवा शिशु
तरुण, है ना, इसमें 50,000 से लेकर 10 लाख तक लोन दिया जाता है। व्हाट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट? बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो क्या होता है? आंसर होगा इसका, बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स ऑफ ऑल रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनका मुख्यालय है, ओपेक का मुख्यालय, कॉमनवेल्थ का मुख्यालय, नाटो का और डब्ल्यूटीओ का। नाटो का तो ब्रुसेल्स में है, बिल्कुल सही है। डब्ल्यूटीओ का जिनेवा में है, सही है। ओपेक का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है, ओपेक का मुख्यालय जिनेवा में नहीं है। कॉमनवेल्थ का लंदन में है, सही है। अब देखते हैं 50वां क्वेश्चन। द मोस्ट रिएक्टिव अमॉन्ग हैलोजन्स इज, तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, हैलोजन की बात करें तो। कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर भी देखेंगे। सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लेते हैं। प्रीएम्बल का सोर्स कहाँ से है? प्रीएम्बल का सोर्स हमने अमेरिका से लिया है, अमेरिका से हमने इसको कॉपी किया है। फंडामेंटल राइट भी हमने अमेरिका से किया है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी अमेरिका से ली है। जुडिशियल रिव्यू हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने अमेरिका से लिया है। और इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने अमेरिका से लिया है। और वही हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है? सिंगल सिटीजनशिप हमने ब्रिटेन से लिया है, क्योंकि अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप चलता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हमने यहाँ से लिया है। और प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ जो है हमने अमेरिका से लिया है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ ब्रिटेन से लिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ अमेरिका से लिया है। रूल ऑफ लॉ भी हमने ब्रिटेन से ही लिया है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हमने भी, ये भी ब्रिटेन से ही लिया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम अगेन ब्रिटेन से लिया है। और फिर आगे बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है? लैंग्वेज ऑफ प्रीएम्बल हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट भी ऑस्ट्रेलिया से लिया है। डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। वही बात करें आयरलैंड से हमने क्या लिया है? आयरलैंड से हमने डीपीएसपी लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। प्रेसिडेंशियल इलेक्टोरल कॉलेज हमने आयरलैंड से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ पर्सन्स टू राज्यसभा बाई प्रेसिडेंट हमने आयरलैंड से लिया है। कनाडा से क्या लिया है? कॉम्बाइनेटोरियल कैरेक्टरिस्टिक हमने लिया है कनाडा से। रेसिडुअल पावर हमने कनाडा से लिया है। गवर्नर्स का अपॉइंटमेंट प्रोसेस हमने कनाडा से लिया है। वही बात करें साउथ अफ्रीका से तो हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसीजर, बहुत इंपॉर्टेंट, हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। जर्मनी से क्या लिया है? जर्मनी से इमरजेंसी प्रोविज़न लिया है हमने, जो इमरजेंसी लगा दी जाती है, आर्टिकल 352 ये सब। फिर आता है रसिया से हमने फंडामेंटल ड्यूटी ली है, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बाद में पार्ट बना अमेंडमेंट के द्वारा। जापान का हमने प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हमने लिया है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ हमने जापान से लिया है। अब देखते हैं कुछ और फैक्ट्स है। द चेयरमैन ऑफ द स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन वाज फजल अली, ठीक है, जिसके में मेंबर बाकी भी थे। फजल अली कमीशन में हृदया नाथ कुंजरू और केम पनिकर भी थे इसमें। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ था 1956 में, जिसके बाद भाषाई आधार पर एडमिनिस्ट्रेटिव सुविधा को देखते हुए बना दिया गया था, स्टेट्स को ऑर्गेनाइज कर दिया था। द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू बी फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज आंध्र प्रदेश। पोट्टी श्रीरामुलु एक व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत दिनों तक, लगभग 50-55 दिन के फास्ट के बाद उनका देहांत हो गया था। तो उसके बाद ही ये मूवमेंट काफ़ी ऊपर चला गया था और आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया था भाषाई आधार पर 1953 में। द टोटल नंबर ऑफ जोनल काउंसिल इन इंडिया इज़ 5। तो हमने अब 61 देख लिया। अब 62 जो है सेट देख लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है कि रेजोल्यूशन अप्रूविंग द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी कैन बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। कैसे किया जा सकता है? सिंपल मेजोरिटी से होगा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से होगा, या फिर इफेक्टिव मेजोरिटी, या फिर स्पेशल मेजोरिटी से होगा? तो सही आंसर होगा इसका सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन अप्रूविंग द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी को पास किया जा सकता है बाय बोथ द हाउसेस। फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक इंडिया में हुई नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वीटो पावर इज़ नॉट एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो 3 वीटो पावर तो यूज़ करते हैं प्रेसिडेंट, सच एज एब्सोल्यूट वीटो करते हैं, सस्पेंसिव वीटो और पॉकेट वीटो, बट स्पेशल वीटो का पावर जो है इनके पास नहीं है। एब्सोल्यूट वीटो में क्या होता है? बिल्कुल मना कर देंगे। सस्पेंसिव वीटो में कुछ दिन तक डिले कर देंगे। पॉकेट वीटो में
अनलिमिटेड टाइम के लिए डिले कर सकते हैं। स्पेशल वीटो इनके पास नहीं है। विद इन हाउ मेनी डेज द फाइनेंस बिल शुड बिकम इफेक्टिव। फाइनेंस बिल जो है हाउ मेनी डेज द फाइनेंस बिल शुड बिकम इफेक्टिव, करेक्ट आंसर होगा 3 का डी, 75 दिन। द फंडामेंटल राइट्स मेंशन्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स आर अवेलेबल टू बोथ इंडियन एंड फॉरेनर्स। तो ये फंडामेंटल राइट है, 4 का सही आंसर होगा आर्टिकल 14 वाला, राइट टू इक्वालिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर, करेक्ट आंसर होगा 5वां का इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, इन्होंने रिकमेंड किया था गवर्नमेंट फंडिंग ऑफ इलेक्शन एक्सपेंडिचर। द टेन्योर ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, CEC बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा भी 2 कमिश्नर होते हैं, बट टेन्योर पूछा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, तो ये टेन्योर होता है, 6 का सही आंसर होगा C, 6 साल का होता है या फिर 65 साल तक मैक्सिमम एज, विच एवर इज अर्लियर, या तो 6 साल हो जाए या फिर 65 साल हो जाए पूरा तो ख़त्म हो जाएगा। मान लीजिए अगर वो अपॉइंट हुए हैं 62 साल के एज में तो 3 साल ही करेंगे, 65 पे ख़त्म हो जाएगा उनका टर्म। इन विच बुक आर द रूल्स एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू संघा ऑफ बुद्धा स्टोर्ड। तो 3 पितक हैं बुद्धिज़्म में, सुत्त पितक, विनय पितक और अभिधम्म पितक। तो संघ के नियम जो है वो विनय पितक में, आंसर होगा ए, विनय पितक। बुद्धा की टीचिंग जो है वो है सुत्त पितक में, और अभिधम्म पितक में मेटामॉर्फिक चीज़ें हैं, डिस्कशन अबाउट सोल है कि नहीं, ये सब चीज़ें। सो नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ लैंड और पर्पस, ठीक है, कैटेगरी ऑफ लैंड और पर्पस को मैच करना है। तो सही मैच क्या आएगा, सही मैच आएगा क्षेत्र जो था कल्टीवेबल लैंड को बोलते थे, फिर इसके अलावा जो सभी मैच ही एक्चुअली, वास्तु जो था हैबिटेबल लैंड को, आज भी वास्तु शास्त्र के हिसाब से हम लोग घर बनवाते हैं। खिला जो था ये बैरन लैंड था, और अपरहत ये वाइल्ड लैंड को बोलते थे, आंसर होगा डी, आंसर होगा डी। 9th क्वेश्चन, टू हुम डिड देवपाल, पाल डायनेस्टी के थे ये, देवपाल डोनेटेड 5 विलेजेस टू बिल्ड ए बुद्धिस्ट विहारा इन नालंदा। तो बलपुत्र देव को इन्होंने दिया था कि 5 गांव ले लो और नालंदा में बुद्धिस्ट विहार बनाओ, और ये सुमात्रा के शासक थे बलपुत्र देव, आंसर होगा ए, 9th का आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू सगुना भक्ति। 2 तरीके की भक्ति होती थी, सगुन और निर्गुण। सगुन में क्या होता था कि एक फॉर्म मानते थे, मान लो कि मैं सगुन भक्ति कर रहा हूँ तो मैं गॉड का एक फॉर्म मान लूँगा, मुझे लगता है कि भगवान जो है पत्थर में है, मुझे लगता है कि पेड़ में भगवान है, मुझे लगता है कि शेर में भगवान है, तो मैं उसको ही मान के पूजा करूँगा, दैट इज सगुना भक्ति। निर्गुणा में क्या है कि भगवान का कोई फॉर्म नहीं होता है, भगवान का कोई फॉर्म होता ही नहीं है, आप निर्गुणी होते हो और भगवान को ऐसे ही याद करते हो, कोई फॉर्म में नहीं देखते हो। तो ये कौन रिलेटेड नहीं था सगुना भक्ति से पूछा जा रहा है, तो सही आंसर होगा कि कबीर रिलेटेड नहीं थे। बाकी चैतन्य महाप्रभु ये तो थे ही, कृष्ण के ही, विष्णु के वो थे चैतन्य महाप्रभु। सूरदास कृष्ण के थे, तुलसीदास राम जी के थे, तो ये सब। द एज ऑफ स्वॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन कम्स ओनली बाई रबिंग इट ऑन आइडियोलॉजिकल स्टोन इज द स्टेटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, करेक्ट आंसर होगा 11 का, करेक्ट आंसर होगा सी, भगत सिंह। द एज ऑफ स्वॉर्ड ऑफ रिवोल्यूशन कम्स ओनली बाई रबिंग इट ऑन द आइडियोलॉजिकल स्टोन, ये भगत सिंह ने कहा था। बहुत बड़ी बड़ी बातें कही हैं उन्होंने। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन वॉज रिलेटेड टू काकोरी कॉन्स्पिरेसी। तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुआ था, काकोरी ट्रेन एक्शन इसका नाम रख दिया गया, 1925 में हुआ था ये, जहाँ पे ट्रेन को लूटा गया था धन के लिए और रिवोल्यूशन को चलाते रहने के लिए। तो 12 का सही आंसर होगा हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था इसने ये किया था। बाय हुम वाज द रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी फाउंडेड, करेक्ट आंसर होगा इसका एम.एन. रॉय के द्वारा, एम.एन. रॉय के द्वारा रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को फाउंड किया गया था। एम.एन. रॉय एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर थे। बिटवीन हुम वाज द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम साइंड, श्रीरंगपत्तनम की ट्रीटी जो है साइन हुई थी टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच में, टीपू सुल्तान और कर्नवालिस के बीच में साइन हुई थी। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज द ब्रिटिश गवर्नमेंट्स पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी रिलेटेड। तो 15th का सही आंसर होगा, 15th का राइट आंसर विल बी डी, अफगानिस्तान। पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच वायसराय डिड द वाइट रिवेलियन टेक प्लेस। तो ये हुआ था किसके समय, वाइट रिवेलियन ये हुआ था, करेक्ट आंसर होगा 16 का बी, लॉर्ड रिपन के समय हुआ था। लॉर्ड रिपन इज द राइट आंसर। वाइट रिवेलियन
British merchants used to give money to Indian producers, artisans and craftsmen in the form of advance contracts. This practice was called, इसे क्या बोलते थे? इसको बोलते थे हम लोग, इसको बोला जाता था ददनी, ददनी बोला जाता था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कुछ समाजेस बने थे, कुछ संस्थाएं बनी थी, तो उसमें कौन सा सही नहीं है? आर्य समाज तो 1875 में बिल्कुल सही है, और बाकी का देखना है तो प्रार्थना समाज 1865 में नहीं बनी थी, बाकी सब सही है। सत्यशोधक समाज 1873 में, सत्यशोधक समाज गोपाल कृष्ण गोखले से रिलेटेड था। नहीं, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। आर्य समाज दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण मिशन 1897 सब सही है। ऑन विच डेट डिड मुस्लिम लीग सेलिब्रेट लिबरेशन डे? करेक्ट आंसर होगा 19 का लिबरेशन डे, आंसर होगा सी 22 दिसंबर 1939। Who among the following was the father of dual government system? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड क्लाइव। फादर ऑफ पूछा है तो आंसर होगा लियोनेन कार्टिस। लियोनेन कार्टिस द राइट आंसर, लियोनेन कार्टिस। रेड कलर ऑफ ओनियन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग? सही आंसर होगा रेड कलर होता है ओनियन का ड्यू टू एंथोसियानिन की वजह से, एंथोसियानिन की वजह से होता है रेड कलर ऑफ ओनियन। व्हाट इज ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर? ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर ऑफ वाटर क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा 22 का ए 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर -373 डिग्री केल्विन भी बोलते हैं इसको, 0 डिग्री सेल्सियस इसमें आंसर होगा। व्हेन द लिफ्ट गोज अपवर्ड, तो आपको कैसा लगता है? आप अपवर्ड जाते तो आप में वेट आ जाता है, भारी लगते हो आप। देयर इज नो चेंज इन वेट ऑन पर्सन, गलत। द पर्सन सीम्स टू हैव इंक्रीज्ड हिज वेट, करेक्ट आंसर होगा बी, 23 का करेक्ट आंसर होगा बी। व्हाट डज नॉट चेंज इन द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में क्या चेंज नहीं होता है? 24 का करेक्ट आंसर होगा डी, डी सही आंसर होगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट जो है चेंज नहीं होती है, आंसर होगा डी। Which of the following method can be used to separate a mixture of NaCl and NH4Cl? तो ये मेथड जो होता है, ये मेथड यूज़ करते हैं हम सब्लिमेशन। सोडियम क्लोराइड और NH4Cl को अलग करने के लिए सब्लिमेशन इज द प्रोसेस वेयर इन जो है ठोस जो है सीधा गैस बन जाता है, सब्लिमेशन। मैच द फॉलोइंग: कॉपर सल्फेट, पेनिसिलियम, यूरिया, मालाथियन, इसको मैच करना है। पेंसिलियम का यूज़ कहाँ होता है? फंगीसाइड, एंटीबायोटिक, किसमें? एंटीबायोटिक बनाने में पेंसिलियम का यूज होता है। यूरिया का होता है फर्टिलाइजर के तौर पे यूज होता है। कॉपर सल्फेट का यूज कहाँ होता है? कॉपर सल्फेट का यूज होता है इंसेक्टिसाइड में। और मेलेथियम का यूज कहाँ होगा? मेलेथियम का होगा फंगीसाइड में। करेक्ट आंसर होगा 26 का बी। Which of the following bacteria does not fix atmospheric nitrogen? राइजोबियम, एगिरियस, एजोक्टोबैक्टर और एनाबियाना। करेक्ट आंसर होगा 27 का। जो नहीं यूज किया जाता है, नहीं यूज होता है जिसका, वो है एग्रेसियस का यूज नहीं होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में एटमॉस्फेयर में। अगला सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मेडुला ओब्लोगांटा? विच इज द नॉट फंक्शन ऑफ मेडुला ओब्लोगाटा? करेक्ट आंसर होगा 28 का डी, टू कंट्रोल द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। इसमें यूज नहीं होता है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने का काम करता है, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है ये, और मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन इज, जीन का फंक्शनल यूनिट क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा 29 का बी, सिस्ट्रॉन। वेयर डज आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स, फॉर्म इन एम्ब्रियोनिक फेज इन मैमल? तो ये बनता है कहाँ पे? करेक्ट आंसर होगा 30 का, ये बनता है लीवर में, लीवर में। विच ऑफ दीज हार्मोन्स इज नॉट सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा नहीं सिक्रेट होता है, आंसर होगा कैल्सीटोनिन, कैल्सीटोनिन। बाकी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन होता है जिसे HGH बोलते हैं, TSH भी होता है, और प्रोलैक्टिन तो होता ही है। विच सब्सटेंस इज माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स? माइक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट, आंसर होगा बोरोन। बोरोन जो होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट की तरह होता है, बाकी सब मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं प्लांट के लिए, जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
तो दो भागों में बांटा गया, माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो माइक्रो में बोरोन आता है। फ्रॉम विच टिश्यू आर डिफरेंट ग्लैंड्स ऑफ बॉडी मेड अप, जो ग्लैंड बने होते हैं वो किसके बने होते हैं, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, इपिथेलियल टिश्यू या मस्कुलर टिश्यू। तो करेक्ट आंसर होगा इसका 33 का, इपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं हमारे ग्लैंड्स। ग्लैंड्स क्या होते हैं, जैसे कि पैनक्रियाटिक ग्लैंड है, लीवर भी एक ग्लैंड है, ये सब इपिथेलियल टिश्यू से बने होते हैं। विच इज़ द मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होता है, एग तो होगा नहीं, क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा 34 का ए, ओविडक्ट। ओविडक्ट इसका सही आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्राइएस्ट डिजर्ट इन अर्थ। ड्राइएस्ट डिजर्ट पूछा है, तो 35 का सही आंसर होगा आटाकामा। आटाकामा एक कोल्ड डिजर्ट है, तो और ये ड्राइएस्ट भी है, ड्राई है, बहुत ज़्यादा ड्राई है। स्ट्रेट ऑफ जोहोर सेपरेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग टू कंट्रीज। 36 का करेक्ट आंसर होगा, सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है स्ट्रेट ऑफ जोहोर। स्ट्रेट ऑफ जोहोर जो है सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इरूला ट्राइब इज़ फाउंड। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इरूला ट्राइब इज़ फाउंड। 37 का करेक्ट आंसर होगा सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। नाजका प्लेट इज सिचुएटेड बिटवीन। नाजका प्लेट इज सिचुएटेड बिटवीन साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक ओशियन। करेक्ट आंसर होगा साउथ अमेरिका एंड पैसिफिक ओशियन। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज फर्स्ट इंडियन प्रोडक्ट टू गेट जीआई टैग। तो ये दार्जिलिंग टी को दिया गया था, आई थिंक 2014 में, यस उसी के आसपास में दिया था दार्जिलिंग को। दार्जिलिंग टी इज द राइट आंसर। 39 का डी। वेयर इज मैक्सिमम हेमेटाइट। वेयर इज मैक्सिमम हेमेटाइट कोल फाउंड इन इंडिया। तो ये पाया जाता है कहाँ पे, उड़ीसा में। उड़ीसा का खासकर तलचर रीजन। डायमंड इज फाउंड इन विच ऑफ टाइप ऑफ रॉक्स इन इंडिया। तो ये बेसिकली डायमंड जो है मध्य प्रदेश में ज़्यादा पाया जाता है, तो विंध्यन रेंज में पाया जाता है। आंसर होगा बी। देयर इज ए कॉमन कंसेंसस बिटवीन गांधीयन एंड मार्क्सिज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट। तो सही आंसर होगा 42 का। 42 का सही आंसर होगा स्टेटलेस सोसाइटी एंड एज एन एंड गोल। स्टेटलेस सोसाइटी एज एन एंड गोल। विच इज़ द हाइएस्ट पीक ऑफ सतपुड़ा रेंज। करेक्ट आंसर होगा 43 का बी, धूपगढ़ी। धूपगढ़ी इज द राइट आंसर। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी। तो विलियम एकवर्थ कमिटी के रिकमेंडेशन पे बनी थी। आंसर होगा ए। नहीं, हिल्टन यंग कमेटी पे बनी थी, ठीक है, एकवर्थ कमेटी पे नहीं, हिल्टन यंग कमेटी पे बनी थी के रिकमेंडेशन पे RBI। इफ़ द रेपो रेट को रीपर्चेज ऑप्शन रेट भी बोलते हैं, इज इंक्रीज्ड बाय सेंट्रल बैंक, तो क्या होगा। तो समझते हैं रेपो रेट होता है क्या। रेपो रेट होता है जिस रेट पे बैंक जो है शॉर्ट टर्म के लिए RBI से पैसा लेती है। ये RBI है, अब बैंक को लगा कि मेरे पास पैसे की कमी है, तो बैंक क्या करेगी, RBI से कुछ पैसा लेगी रेपो रेट पे शॉर्ट पीरियड के लिए। तो क्या होगा उस केस में, अगर रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा, रेपो रेट इंटरेस्ट रेट टाइप का होता है, तो रेपो रेट को इंक्रीज़ किया जाएगा तो बैंक कम पैसा लेंगी, तो होगा क्या, देख लेते हैं ऑप्शन में। सो देयर इज़ एन इंक्रीज इन फ्लो ऑफ मनी। गलत हो जाएगा ये तो, क्योंकि फ्लो ऑफ मनी तो कैसे इंक्रीज होगा, बैंक पैसा ही नहीं लेगी। मनी फ्लो डिक्रीजेज, ये सही है। 45 का सही आंसर होगा बी, मनी फ्लो डिक्रीजेज। डायरेक्ट टैक्सेस जो होती हैं, डायरेक्ट टैक्सेस कोड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। डायरेक्ट टैक्सेस कोड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। 46 का करेक्ट आंसर होगा डी, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स। वेयर वॉज द फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन इस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। आंसर होगा 47 का ए, कांडला में। कांडला गुजरात का पोर्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो अमेरिका तो है ही, फ्रांस भी है, रसिया भी है, जर्मनी नहीं है। 48 का करेक्ट आंसर होगा जर्मनी नहीं है। इसके अलावा अमेरिका, फ्रांस, रसिया के अलावा यहाँ पे चाइना है, और क्या है, और ब्रिटेन है। मास्क डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट। करेक्ट आंसर होगा 49 का बी, अरुणाचल प्रदेश। मास्क डांस अरुणाचल प्रदेश। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेंबर कंट्रीज ऑफ G7। 50 का सही आंसर होगा इटली। इटली जो है मेंबर कंट्री है, वन ऑफ द मेंबर कंट्री है G7 की। G7 में जर्मनी है और मैक्सिमम अमीर कंट्रियाँ हैं। फ्रांस भी है उसमें। फिर अब कुछ फैक्ट्स टू रिमेंबर देखते हैं। द सैलरीज एंड पेंशंस रिसीव्ड बाय वेरियस ऑफिशियल्स ऑफ इंडियन स्टेट हैव बीन मेंशन्ड इन द सेकंड शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में दिया गया है। टोटल 12 शेड्यूल हैं,
तो सैलरी वगैरह जो है, इमोलूमेंट सैलरी, ये सब सेकेंड शेड्यूल में दिया गया है। फर्स्ट में टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ कंट्री के बारे में बताया गया है, कंट्री की टेरिटरी के बारे में बताया गया है। दूसरे में इमोलूमेंट सैलरी वगैरह दिया गया है। ओथ टू बी टेकन बाई वेरियस ऑफिस बियरर्स हैव बीन मेंशन्ड इन थर्ड शेड्यूल। ओथ और एफर्मेशन जो है थर्ड शेड्यूल में है। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज इन राज्यसभा इज मेंशन्ड इन फोर्थ शेड्यूल। तो एक कोड याद कर लो यार, शेड्यूल को याद करना है तो एक कोड बता देता हूँ, आपके काम आ जाएगा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होगे। एक कोड लिख लेना, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। मैं भी थोड़ा सा भूल रहा हूँ बट बता देता हूँ। ये टेरिटरी से रिलेटेड है, टेरिटरी, फर्स्ट शेड्यूल टेरिटरी से रिलेटेड है। सेकंड शेड्यूल मैंने बताया था कि इमोलूमेंट का मतलब होता है इमोलूमेंट वगैरह, यानी कि सैलरी वगैरह से रिलेटेड है, जो कि सेकंड शेड्यूल में है। ए से ओथ एंड अफर्मेशन में, तो ए वाला अफर्मेशन वाला ले लिया हमने, ओथ एंड अफर्मेशन वाला ए हो गया। चौथे शेड्यूल में क्या है, चौथे शेड्यूल में है राज्यसभा में रिप्रेजेंटेशन जो है स्टेट और यूनियन टेरिटरी का, वो राज्यसभा में फोर्थ शेड्यूल में आ गया, आर से राज्यसभा। एस से है स्पेशल स्टेट्स जो हैं उनसे रिलेटेड है, पांचवा शेड्यूल है ये। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एरिया जो है, शेड्यूल्ड एरियाज कह सकते हैं, तो शेड्यूल्ड एरिया से एस हो गया आपका। ओ से क्या हो जाएगा, ओ से होगा, ओ से क्या है कितना, हाँ अदर शेड्यूल्ड एरियाज हैं, अदर शेड्यूल्ड एरिया जिसमें असम है, मेघालय है और ये सब हैं, 4 स्टेट्स उसमें आते हैं। एफ से फेडरलिज्म वाला जो लिस्ट है, लिस्ट जो है फेडरल लिस्ट है, जिसमें आपको यूनियन लिस्ट आता है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट आ जाएगा। ओ से 8वां नंबर है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज आ जाएगा, ओ से 8वीं अनुसूची ऑफिशियल लैंग्वेज। एल से क्या आता है, एल से है, एल से क्या है, हाँ लॉ प्रोटेक्टेड इन 9th शेड्यूल, लॉ प्रोटेक्टेड इन 9th शेड्यूल 9 नंबर पे आ जाएगा। फिर डी से डिफेक्शन 10 नंबर पे, 10 शेड्यूल डिफेक्शन। 11वां 12वां तो आसानी है। पी से आपका क्या होगा, 11वां शेड्यूल पंचायती राज बाद में ऐड किया गया था, और एम से म्यूनसिपालिटी 12वां नंबर। तो ये टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब देखो मैच करना, द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स एरिया आर मेंशन्ड इन 5th शेड्यूल, ठीक है 5th शेड्यूल। फिर आता है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मैंने बोला था ना 6ठा शेड्यूल में अदर जो शेड्यूल एरिया है उसमें 4 स्टेट है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम है। यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट इस 7th शेड्यूल में है, 7वें शेड्यूल में। 22 लैंग्वेजेस मैंने बताया था 8th शेड्यूल में है, ओ वाला था ये। द मेथड ऑफ एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी बाई स्टेट आर मेंशन्ड इन 9th शेड्यूल, लॉ प्रोटेक्टेड इन 9th शेड्यूल मैंने बोला था, ठीक है। फिर 10th शेड्यूल में मैंने बोला डिफेक्शन से रिलेटेड है, डिफेक्शन से रिलेटेड है। और फिर पंचायती राज तो है ही, 29 सब्जेक्ट्स हैं पंचायती राज में, इंस्टीट्यूशन में 11th शेड्यूल आर्टिकल 243G। वही अगर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन अर्बन एरिया की बात करें तो दे हैव बीन प्रोवाइडेड इन 18 सब्जेक्ट्स इन द 12th शेड्यूल ऑफ आर्टिकल 243W। तो यहाँ पे हमने गाइस ख़त्म किया 61, और भी है इसमें। ओथ एंड रेजिग्नेशंस ऑफ वेरियस पर्सनल ऑफ इंडिया देख लेते हैं। प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं कौन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और अपना ये रेजिग्नेशन देना होगा तो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। वाइस प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट साहब, और प्रेसिडेंट को ये अपना रेजिग्नेशन दे सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट साहब। प्राइम मिनिस्टर को अगेन ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट साहब, और अपना अगर रेजिग्नेशन देना हो तो प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ओथ दिलाते हैं प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को ही रेजिग्नेशन देते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गवर्नर को ओथ दिलाते हैं चीफ जस्टिस ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, रिलेटेड स्टेट हाई कोर्ट। मान लो कि कोई बिहार का गवर्नर है तो पटना हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उनको दिलाएगा ओथ, और रेजिग्नेशन बट इनको देना होगा तो गवर्नर को ही देंगे। चीफ मिनिस्टर को ओथ दिलाते हैं गवर्नर, और गवर्नर को ही अपना ये इस्तीफा दे सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। 62 सेट तक हमने कंप्लीट किया, 63 एंड बियॉन्ड अगले वीडियो में देखेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।